एक एक इम्पैक्ट आप क्रिएट करते हैं जब आप कमांड करते हैं, जो सिपाही से लेकर ऊपर तक। अगर आप अच्छे कमांडर हैं, अगर आप लीडर हैं, कमांडर नहीं, कमांडर तो रैंक से होता है ना, लीडर रैंक बगैर होता है। जो लीड कर रहा है तो आदमी उसको मानते हैं कि ये ग्रेट आदमी है और उसको फॉलो करते हैं। तो मैं नहीं था, लेकिन आई हैव लेड दिस आर्मी। तो वो भूलते नहीं है कि एकदम से भूल गए सब कुछ। लेकिन हाउएवर जो आप ये कहते हैं, एक सोच मिलिट्री की जो सोच है वो अलग होती है, लेकिन जो मिलिट्री का जो इंचार्ज है विच इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो फैसले करता है सारे, चाहे वो सोच, बट होपफुली वो उसकी लेना चाहिए उसको पल्स कि मिलिट्री का पल्स क्या है, उसके मुताबिक होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 14 अगस्त को आपने 18 को रिजाइन किया, 14 अगस्त को आप ईवान सदर में थे, हमेशा आप मनाते रहे 14 अगस्त। yes. और जनरल कियानी काकुल में थे। yes. He was not in that ceremony. yes. तो was that a message when you realized कि वो आर्मी चीफ काकुल में और मैं इधर हूँ? yes. तो he's not there. You got the pulse. You got the message. Not the pulse of the army. This is not pulse of the army. That is his pulse. The man's pulse. लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि वो डिस्टेंस की है उससे। अच्छा, और उसमें जनरल साहब ये 18 तारीख को आपने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद फिर आप चले गए, जो कि अच्छा किया आपने। अच्छा, मैं 8 महीने बाद गया। 8 महीने बाद गए थे। आपको कब पता चला कि जरदारी साहब सदर आ रहे हैं? कब पता चला यार? नहीं, मुझे जब आ गए वो बस वो जो इवेंट्स हो रहे थे उसके उसी नहीं, आपने जब कहा कि पाकिस्तान का खुदाफिज मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो आपको अंदाजा था कि आपके पास सदर को आने मुझे पता नहीं। अगेन उस वक्त मुझे सदर कौन बनेगा वो मुझे, कहते हैं ना किसके सहारे छोड़े जाते हो जगाना भी है, मतलब आपने तो कर दिया, बट हु नेक्स्ट कौन होगा? सदर वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बिकॉज आई न्यू कि ये 58(2)B वगैरह आएंगे और दैट वाज देयर एजेंडा, और वो तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा था। बट आपको जरदारी साहब को बिल्कुल आप रीड नहीं कर पाए जरदारी साहब को? वेल मतलब आई डिडंट नो कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा या वो बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। शुरू में वन डिडंट नो। अब जब प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब बन गए, प्रेसिडेंट का लाइकली तो यही था कि यही बनेगा। अच्छा, और आपने फिर डिसाइड किया, आपके 2 ऑप्शन थे जनरल साहब। एक, आप थिंक टैंक्स में इन्वॉल्व हुए और आपने लेक्चर्स दिए बाद में, जब बाहर गया, जब बाहर चले गए। और एक आप ये ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहाँ से आ गई? हाँ, ये बाद में, ये तो 2 साल बाद मैंने तो क्यों आ गई? आ गई वो वजह थी उसकी आने की। मतलब ये, मतलब यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन? यस, आई थिंक सो, आई वेरी मच थिंक सो। अच्छा, क्योंकि लोगों ने आपको जिस अंदाज में देखा, मतलब मेरे ख्याल से 100 के करीब मुस्लिम लीगी हैं। और मैं, अब जब आप थे तो मैं सोचता था कि फारूक लगारी मुस्लिम लीग काफ मिल्लत पार्टी, वो तो मैं सोचता था फारूक लगारी सदर है पाकिस्तान का, तो सदर है कि अब ये चौधरी शुजात के पीछे 8वीं नशिस्त पे बैठा है कौमी असेंबली में, तो क्या है, सदर बन गए तो काफी है, इसके बाद कहाँ जाना है? सही बात है, वो तो मैंने बिल्कुल नहीं करना है, वो तो गलत है। तो अब आप सियासत में आके चले 10 सीटें ले ली, 50 सीटें ले ली, तो देन नहीं, विद आई थिंक मैं आपकी सोच पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई भी है। लेट मी क्लैरिफाई। जी सर। हर चीज़ की एनालिसिस एक होती है, क्या करना चाहते हैं आप। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ और मैंने 1000 दफ़ा कह दिया है, सबसे पहले पाकिस्तान। मैं अपना नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने बन के, मैं पागल हूँ, मैंने बन के वहाँ असेंबली में बैठूंगा जाकर अकेला। ये तो बिल्कुल, ये तो आपके दिमाग में है ये कि मैं थॉट के क्या दूसरी चीज़ क्या मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, ये भी नहीं। मुझे कोई ऐसी ईगो नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनूँ, ये भी मुझे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे में कोई ये ईगो, 10 साल अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा कुछ दे दिया है और मुझे अभी भी रिस्पेक्ट इतनी दुनिया में मिलती है, तो मुझे ये इश्यूज़ ऑफ खामा में प्रेसिडेंसी में बैठकर मैं एक बादशाह सी करूँ वहाँ, ये मुझे नहीं है प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लिए क्या करना है, क्या कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कर सकते हो और करना चाहिए तो डरपोक रहोगे और बाहर डरे रहोगे, या नहीं बोल्डनेस दिखाओ और आ जाओ और कुछ करने की कोशिश करो। हो सकता है फेल हो जाओ, लेकिन कोशिश। लेकिन अगर मैं उस तरीके का आदमी हूँ कि नहीं यार वो मुझे मारना देगा, थप्पड़ ना मार दे यार, डरे रहो, बैठे रहो यार, बाहर बैठे रहो, मैं उस किस्म का नहीं हूँ।
मैं फेस करने वाला आदमी हूँ, मैं डेंजर्स फेस करता हूँ, फेस किए 1000 डेंजर्स। और मैं जब एक सोच मेरी है, जब मैंने 2-3 साल बाद देखा पाकिस्तान की हालत, वो पहले महीने में जब आप कह रहे थे 58-2 उस वक्त तो वो बेवकूफ़ाना बात थी उस वक्त, बिल्कुल सही है। लेकिन 3 साल बाद अगर मैं प्रेसिडेंट होता और 58-2 मेरे पास होती तो शायद मैं उस वक्त करता। यस इंडीड, क्योंकि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा था तो मैं तो पाकिस्तान को बचाता, ठीक है ना। अब मैंने 3 साल बाद देखा पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, पता हो गया था क्या हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, दैट इज़ द पॉइंट। इधर हमने माहौल देख लिया, एक तरफ PMLN है, एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दोनों पाकिस्तान की तबाही हो रही है। व्हाट कैन यू डू, यू मस्ट, मेरे दिमाग में आया एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो मैं अकेले में ही बनाऊं, कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइन होकर हो सकता है। उस वक्त इमरान खान की ये हालत नहीं थी जो ये है, तो मैंने सोचा ये इमरान खान ये वेल मीनिंग आदमी है, ऑनेस्ट भी है, इसको भी हो, और बहुत से और लोग हैं जो फिर हैं, इन सब को कंबाइन करके एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान को अगर बचाना है, इस टेंगल से हटाना है जिसमें फंसी हुई है और जिसमें उन लोगों के साथ फंसी हुई है जो 4-3 दफ़ा ऑलरेडी गवर्न कर सकें और फेल कर चुके हैं, तो हमें एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बनाना ज़रूरी है। शायद ना हो लेकिन एटलीस्ट ट्राई। हम वी ओ इट टू दिस कंट्री, इस मुल्क को हमारा फ़र्ज़ बनता है, कोशिश करें, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं कोशिश करूं इसको बचाने की। जैसा इंटरप्ट करूं आपको, हाँ करो। आपने थर्ड फोर्स बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग काफ, और वो ऐसे हवा में फुस, वो आधे पीपल्स पार्टी में गिरे, आधे मुस्लिम लीग नून में बैठ के आपको कोस रहे होते हैं। वो क्या थर्ड फोर्स बनी थी? देखें शायद 5 साल उन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस पाकिस्तान को, फूस नहीं हुए थे वो, ठीक है। तो ये आप गलत, हर चीज को गलत, आप ज्वाइन कर गए ना, को तुम नेगेटिवली ले लेते। अच्छा, 5 साल जो उन्होंने अच्छी गवर्नेंस की थी वो फूस हुए थे। ये जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलप 2002 से 7 तक आप देखें जरा, आप आवाम की हालत देख लें और मुल्क की हालत देख लें। लोगों की बात कर रहा हूं, खास लोग, कुछ लोग ना, वो लोग हमेशा ऐसे ही होंगे जी शाहिद साहब, अगर आप लोगों को समझते हैं हमेशा ऐसे ही होंगे। आज ये जो इनके साथ हैं, आप इधर देखें, थोड़ी देर बाद आप ये फूस उनको भी कहेंगे, PMLN के साथ है ना, अगर ये आज कुछ हटते हैं तो वो भी फूस करके बैठ जाएंगे, वही लोग दूसरे के पास चले जाएंगे, शायद इमरान खान के पास। तो ये तो आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी चाहिए, मुझे भी समझ है, आपको भी समझ होनी चाहिए। तो फूस हर सब होंगे, सब फूस होंगे, क्योंकि हमारी एक कैरेक्टर है जिसमें जो गवर्नेंस कर रहा है उसकी तरफ चलो। जो उस वक्त है सूरज, चढ़ती सूरज की पूजा करो उधर, तो ये हो जाता है। रैपिड फायर थोड़ा सा वो कर लूं सवाल, हाँ। कि एक कमेंट आप दे दें सबके बारे में। जल क्या नहीं, क्या कमेंट दूं? कमेंट रैपिड फायर, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। साहब आपसे कहा तो नो कमेंट्स मत कीजिएगा, नो कमेंट्स। शौकत अजीज, good finance minister, performed reasonably well as prime minister also, but not as well. आसिफ जरदारी, well, failed the nation as president. मुल्क को जो 5 साल गवर्नेंस दी है, that was a failure. इफ्तिखार चौधरी, lesser said better. बिल्कुल, आप रेफरेंस देख लें 2000 मार्च की, 100% ट्रू है वो उसके बारे में। बाद में जो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो कुछ भी हमने देखा, वो सब उसकी वैलिडेशन है। अब जो लोग उनको सपोर्ट करते थे वहाँ उस ज़माने में 2007 में, मुझे उनको ज़रा सामने बिठाएं, पूछें अब बताओ क्या है, इंक्लूडिंग इमरान खान भी सपोर्ट। अब ज़रा मुझे बताओ, उसने अब रो रहा है ना उसके साथ, क्या किया था उसने, उसी ने किया ना सारा कुछ इनके खिलाफ, अब रो रहा है ना। तो ओके फाइन, और क्या कहें। अब इफ्तिखार चौधरी, डोगर, अच्छा डिसेंट आदमी था डोगर, वो चीफ जस्टिस डोगर की बात कर रहे हैं, हाँ डिसेंट मैन। मियां नवाज शरीफ फेल कर रहे हैं, मुल्क को फेल किया है, एक दफ़ा ने 4 दफ़ा, चौथी दफ़ा फेल कर रहे हैं।
अनफॉर्चुनेटली मुल्क को और आवाम को फेल कर रहे हैं, तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। जनरल राहिल शरीफ बहुत अच्छा सोल्जर है, ही इज एन एक्सेलेंट सोल्जर, एक्सेलेंट सोल्जर, कैरेक्टर वाला आदमी है, वेल मीनिंग आदमी है, ईमानदार है, एंड जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन सोल्जर। जनरल रिजवान अख्तर इतना मैं जानता नहीं हूँ, बट आई बिलीव टफ आदमी है, प्रिंसिपल्ड है और टफ है। जनरल पाशा इतना मैं पता नहीं है मुझे उसने क्या किया है, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट प्रोफेशनल सोल्जर डेफिनेटली। जब पहले DGISI बनने से पहले उसका जो मैं जानता हूँ उसे, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सोल्जर। उसके बाद DGISI के वो इतनी ज़्यादा खलफिशार रहा है जिसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा। जनरल अब्दुल कादिर बलोच, आपके पुराने कुलीग्स का भी जिक्र, अब्दुल कादिर बलोच से स्टार्ट करते हैं। वेल वो बलूचिस्तान के थे, इसलिए उनको जहाँ वो पहुँचे हैं उसकी वजह से पहुँचे हैं कि वो बलूचिस्तान के थे, और वेल इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जनरल अब्दुल कयूम, ये तो आपने दुखती रग छेड़ दिएगा। वो आई मीन अ पर्सन जिसको इतना कुछ हुआ हो, वो लेफ्टिनेंट जनरल ही नहीं बनना था उन्होंने, वो बने वाह के चेयरमैन स्टील मिल। उसके बाद जो वो कर रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग। ये कैरेक्टर दिखाता है एक आदमी का। पॉलिटिकल जो लोग थे आपके, लेट्स स्टार्ट विद मारवी मेमन। Total disappointment. Nothing more. I don't want to comment more than that because I place her parents in very high esteem. शुजात अजीम and तारिक अजीम, Disappointment again. तारिक अजीम especially. शुजात अजीम तो एक अभी वो इनके साथ है, नवाज शरीफ के साथ मिनिस्टर है या जो कुछ भी है, वेल, बट ये तारिक अजीम तो इज अ डिफरेंट पर्सन। डिसअपॉइंटमेंट। मुशाहिद हुसैन सैयद, डिफिकल्ट टू प्लेस हिम, capable man, definitely capable, but I don't, कोई ख़ास मुझे उनके बारे में कमेंट नहीं है मेरा। capability wise yes he is capable, but loyalty wise and loyalty towards a cause I wouldn't like to comment. ओके अच्छा जैन साहब, इमरान खान का आपने जिक्र किया, इमरान खान क्या वाकई, ये मुस्लिम लीग नून क्योंकि कह रही है बार बार, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस बात को वाजे करें, क्या कोई ऐसा वक्त आया था जब आपने इमरान खान को कहा कि तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, और फिर शुजात हुसैन, आपने कहा नहीं, शुजात हुसैन का उनका मसला हुआ और आप गए भी, हमें पता है आप गए, रेफरेंडम की बात हुई, आपका और इमरान का क्या रिलेशनशिप रहा है और अब क्या है? देखें 2002 तक ही वॉज विद मी, मेरे साथ था, तो रिलेशनशिप कोई ख़ास ऐसे नहीं थी, सोशली यस, रीजनेबल कॉन्टैक्ट। मेरे घर भी आया है जब ये जमाइमा के साथ इसकी शादी हुई भी थी, दे हैव बोथ कम टू माय हाउस एंड सोशली तो बिल्कुल ठीक। मैं इनके घर शौकत खानम हॉस्पिटल में भी गया हूँ, बहुत बड़ी गैदरिंग थी उधर, मैंने एड्रेस किया और मैंने फंड रेजिंग में हेल्प किया इसे, तो दैट वे तो पॉजिटिव, लेकिन कांटेक्ट कोई नहीं, अभी भी कांटेक्ट नहीं है मेरा। ये आपने कोई ऑफर किया था वजीर आजम? नहीं, ये जो बातें चलती हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ, मैंने इसे ये ज़रूर कहा था कि ये जब 2002 के इलेक्शंस आ रहे थे, उसमें सीट एडजस्टमेंट की बातें जो हो रही थी, जो PMLQ की और इनकी, उसमें PMLQ वाले सोचते थे, समझते थे कि इनके पास 4-5 सीटें सिर्फ हैं, ये समझते थे कि 90-100 हैं। That is what, because he thought there is a groundswell in his favor.
क्योंकि वो जो वोटिंग एज हमने 21 से 18 कर दी थी। एक ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। जनरल साहब, मुस्तकबिल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि MQM के साथ भी आपका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। ये यहाँ कराची में जब से आया हूँ, और पहले से ज़ाहिर है, पहले तो ये गवर्नमेंट में साथ थे, यहाँ सिंध गवर्नमेंट में थे, एंड में आई से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। जो 5 साल गवर्नेंस हुई है उसमें इनके मिनिस्टर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और इन्होंने अपनी रेपुटेशन में बहुत इजाफा किया, बहुत बेहतरी लाए 2002 के बाद जब ये इन्होंने गवर्नमेंट चलाई। अब जब से मैं यहाँ हूँ, यस, इनके लोग हैं जो मिलते हैं मेरे से विद अप्रूवल। हाँ, बिल्कुल, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ नहीं है कि वो मेरे से मिले नहीं, सब मिलते हैं। तो बीच में ये भी रूमर्स थी कि आप कोई लीडिंग रोल लेने वाले हैं MQM में। कई दफ़ा बात भी हुई है, मेरी टेलीफोन पे भी बात हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जनरल साहब, आप में और जनरल राहिल शरीफ में क्या फ़र्क है? मतलब आपका 12 अक्टूबर 1999 आप देख रहे हैं मुल्क, और उस वक्त ऐसा कोई इतना बड़ा क्राइसिस तो ऐसा नहीं था, इतना नहीं था जो इस वक्त पड़ा हुआ है। था ज़रूर। सबसे पहले तो मुल्क की इकोनॉमिक क्राइसिस में था मुल्क। आपके अब क्या रिपीट करें, वो था, ठीक है। और लॉ एंड ऑर्डर सेक्टेरियन इश्यूज थे। अब जो है, अब ज़्यादा है। तो अब आप कैसे देख रहे हैं वो कमिंग डेज में? कार्ड से ये देखें तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, आई डोंट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। जैसे बाज़ लोग आपके एनालिस्ट और तज्जियाकार जो आकर बैठ जाते हैं टीवी पे, वो तो फ्यूचर को ऐसे बोलते हैं जैसे ये कोई सूदसेर्स हैं और पैगम्बरी इनके पे आई भी है, ये होगा वो होगा, और वो होता नहीं है, तो फिर भी बैठे रहते हैं। नहीं, लेकिन आर्मी में होता है वॉर गेमिंग, यू प्ले द वॉर गेमिंग, यू डिजाइन कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, दैट्स योर जॉब, मतलब पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। यस, डिफरेंस बिटवीन अस एंड यू। एनालाइजिंग वो तो बिल्कुल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है, और आर्मी जो है पूरी सिचुएशन को, नेशनल सिचुएशन को एनालाइज हमेशा करती रहती है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ISI भी करती है, MI भी करती है, और MO डायरेक्टरेट वहाँ है जो एनालाइज करके पेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, चीफ को ब्रीफ करते हैं। ये कार्रवाई तो हमेशा जारी रहती है और रहनी चाहिए, क्योंकि आर्मी जो है वही है विच इज़ सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से जो सिक्योरिटी, दैट इज़ देयर जॉब, दैट इज़ देयर ड्यूटी। सो वो तो वो करते रहते हैं, लेकिन ये कि अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, सर्टनली इस तरीके से जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हुकूमत चल रही है, जहाँ फेडरेशन फ्रैक्चर्ड है, फेडरेशन के 4 सूबे जो हैं वो सब चारों सूबे अपने अपना चल रहे हैं, और फेडरेशन का कोई कंट्रोल जो होता है ना, यूनिटी ऑफ कमांड चारों सूबों के ऊपर, और पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं ऊपर से और नीचे तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये तो बिल्कुल गायब है। सो देयर इज़ नो इफेक्टिव गवर्नेंस गोइंग ऑन एट ऑल। डिसफंक्शनल गवर्नेंस हो रही है इस वक्त, सब सूबे अपने अपने चल रहे हैं। सो इस सूरत हाल में तो पाकिस्तान का फ्यूचर मुझे डार्क लग रहा है। अगर ऐसे ही हम चलते गए तो नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। अब इसमें क्या करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अनफॉर्चुनेटली कोई चेक्स नहीं है। जो 58(2)B और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता था वो ख़त्म हो गया है, बल्कि एक पार्टी के प्रेसिडेंट को 18th अमेंडमेंट से पूरे पावर्स मिल गए, एक डिक्टेटोरियल पावर्स मिल गए हैं उसे। तो ये तो तीनों लिहाज से चेक्स तो हैं ही नहीं। सो वी आर रडरलेस शिप है, कोई चेक नहीं है, अल्लाह हवाले आगे जा रहा है। अब इसको कंट्रोल करना है। व्हाट अ डिफ़िकल्ट टास्क, व्हाट अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये हमारे सामने है। इसमें मैं तो उम्मीद करता हूँ, वन विशेस कि जो गवर्नेंस कर रहे हैं इस वक्त लोग, वो ये रियलाइज़ करें। जब आपने मेरे से पूछ रहे थे ना, आपने अपना डिसीजन लिया जाने का, मैंने इम्पीचमेंट की बातें हो रही थी। बहुत से मेरे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि आपकी इम्पीचमेंट नहीं होगी, ये डरा रहे हैं।
कुछ मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त लॉयर्स, वेरी सीनियर नोन लॉयर, उन्होंने कहा था हम इसे डिफीट भी कर देंगे कोई ऐसे। मैंने बड़ा सोचा, ओके इम्पीचमेंट नहीं होती है या हम आती है हम डिफीट करते हैं, मैं प्रेसिडेंट बटाटा बैठा रहता हूँ। इज दिस व्हाट आई वांट? क्या मैं ये प्रेसिडेंट्स जैसे बैठे होते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा आप जानते ही हैं, जो बिल्कुल एक पावरलेस टूथलेस मैं बैठा रहा हूँ कि मैं प्रेसिडेंसी में बैठा हूँ, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, अनपॉपुलर हूँ, उधर असेंबली में बुरा भला मुझे कहा जा रहा है सारा। तो ये क्या है? क्या ये मुझे चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ के चला गया, आई रिजाइन, आई डोंट वांट टू बी, मुझे कोई ईगो नहीं है। अभी भी सिचुएशन यही है। क्वाइट क्लियरली अवाम ने मैसिवली, पाकिस्तान के अवाम ने मैसिवली इस गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट कर दिया है, इसको लेजिटिमेसी इसकी चैलेंज्ड है, पीपल में अवाम में अनपॉपुलर हैं। अब खुद देख लें कि भाई छोड़ दें, कोई और कर ले कुछ। अब नहीं छोड़ते हैं, चेक भी कोई नहीं है, तो अब एक ही वो तो गेम में तो अंपायर होता है, रेड कार्ड दिखाने वाला, वो रेड कार्ड दिखाने वाले कुछ। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं 3 साल रहता और मेरे पास 58(2) भी होती तो मैं असेंबली तोड़ देता। अब मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, अगर आपके पास यूनिफॉर्म भी रहता और आप 7 साल और रहते तो आप क्या करते इस वक्त? ऐसी वक्त होता ही नहीं, इससे पहले मैं चला गया होता। अगर ये वक्त अगर मैंने देखना होता पाकिस्तान का, अच्छा, मैं छोड़ के चला जाता। मैं खुद कहता कि मैं, मेरे से नहीं चल रहा है, थैंक यू, खुदा हाफिज, लेट समबडी एल्स रन। मैं कभी नहीं रहता। अगर मैं फेल हो रहा हूँ मुल्क चलाने में, मैं छोड़ देता बिल्कुल। सोल्यूशन क्या है? हाँ, क्या सोल्यूशन है इस वक्त? इस वक्त हमने देख लिया है पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत डीप सीटेड हो गए हैं, डीप रूटेड हैं। उनमें मेजर सर्जरी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, री इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल प्रोसेस की री इंजीनियरिंग चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग, सिविल सर्विसेज की, प्रोविंसेस की, सेंसस चाहिए हमें, डिलीनिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज चाहिए, मेजर इश्यूज हैं। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए, उस बगैर नहीं होंगे। तो अगर हमने इसी रट में चलते रहना है तो मेरी थिंकिंग क्वाइट क्लियर है, हम ऐसे ही चलेंगे, हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि यही लोग दोबारा गवर्न करते रहेंगे, नहीं होगा ठीक। तो सबसे पहले सबको जो अब भी गवर्न कर रहे हैं उनको भी ये, अगर पाकिस्तान के बारे में सोचना है, सब मिलकर डिसाइड करें, वी मस्ट रिफॉर्म द होल सिस्टम। आइडियलिस्टिक बात है ना, रियलिस्टिक जो है वो तो ऐसा नहीं हो रहा ना। रियलिस्टिक होना चाहिए ना, ये हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये? आप फिर वही आ जाते हैं, हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन इज सैक्रोसैंक्ट, वेरी गुड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हम आपने ही लिखी है ना, कुरान शरीफ तो नहीं है ना। वो कुरान शरीफ को कोई नहीं अमेंडमेंट हो सकती, जाहिर है, ये हमारी बिलीफ है। एक वाहिद कुरान शरीफ है जिसको बाकी हमने लिखी भी है, उसकी अमेंडमेंट तो अगले दिन हुई थी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके अगले दिन भुट्टो साहब ने उसकी अमेंडमेंट इशू थी, फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद से 18 अमेंडमेंट चल रही हैं। तो क्या हम बात कर रहे हैं? व्हाई कांट कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड? कैसे? स्टेप 1 क्या? व्हाट शुड बी द स्टेप 1? स्टेप 1, इंटरिम गवर्नमेंट बाय जो केपेबल हो। कैसे? रेफरी, अंपायर बुलाना पड़ेगा। अंपायर कौन आएगा? पहली चीज या तो ये खुद ही चले जाएं और ये रिक्वेस्ट करें कि ये लगाएं इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब आइडियल सिचुएशन तो ये है कि क्योंकि आप हुकूमत में फेल हो रहे हैं, आप खुद चले जाएं और एक रिक्वेस्ट करें, मतलब दैट इज द आइडियल सिचुएशन। वो नहीं होगा मतलब, लेकिन जैसा कभी ऐसा हुआ है स्टेडियम में लड़ाई हो जाए खिलाड़ियों में और वो खुद ही दोस्ती करके चले जाएं? एम्पायर रेड कार्ड, कौन एम्पायर? नहीं, देखो जो शख्स हार रहा हो वो बिल्कुल हो सकता है। अंपायर तो अंपायर है यहाँ, कौन है? जाता है तो रुकते हैं ना। नहीं तो एम्पायर कौन? हु इज एम्पायर? जुडिशरी है, ऑब्वियसली जुडिशरी हर दफा मिलिट्री को आगे कर देते हैं। मिलिट्री डेफिनेटली हैज बीन डूइंग एज अंपायर इन द पास्ट, क्योंकि लोग तो मिलिट्री के पास भागते हैं, फ्रैंकली आर्मी के पास भागते हैं, करो जी बचाओ 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 पाकिस्तान को। अब वो बचाने आते हैं तो कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हो। भाई हम क्या लोग हैं हम भाई? नहीं तो वो ऑस्ट्रिच की तरह हमने वो सैंड के अंदर मुंह घुसा कर बैठे हुए। वो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में आंसर नहीं है तो मिलिट्री के पास भागते हो ना,
तो मिलिट्री को रोल क्यों नहीं देते हो फिर? वाई शुड देयर नॉट बी सम अरेंजमेंट, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हमने दिया था, ठीक, राइट? हमने 58(2)B की मैं बात कर रहा हूँ. वाई शुडंट इलेक्शंस ऑलवेज बी हेल्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द आर्मी? बिकॉज हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस, जब कभी भी आर्मी के नीचे हुई इलेक्शंस ठीक हुए, जब कभी जब भी जुडिशरी या टीचर्स के नीचे वगैरह हुई खराब हुए. तो वाई डोंट वी अमेंड? हम अच्छी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो हमें सूट नहीं करता, क्योंकि हमें नहीं चाहिए फेयर इलेक्शंस, हमें फ्रॉड इलेक्शंस चाहिए. हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बन गया है, हमेशा सोचते हैं नहीं वो पुराने ठीक हैं जी, जब तक ये सबके पास तो नहीं है. क्यों नहीं चाहिए हमें फेयर? वो बक्से भरे हुए आइडेंटिटी कार्ड वो ही इस्तेमाल हमने करने हैं. जरा साहब, आखिरी बात, पूरी उम्मीद है या डिसअपॉइंटेड है इस वक्त? हाँ, ये अभी की सूरत हाल में डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उम्मीद, मैं पूरी उम्मीद इसलिए हूँ कि मुझे मालूम है इसमें, इस मुल्क में सारी रिसोर्सेज भी हैं और कैपेबिलिटी भी है, सलाहियत भी है और वसाइल भी हैं. क्योंकि 10 साल मैंने देखा है